बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण के तहत संज्ञा। आज हम इस विषय की बहुत बारीकी से और गहराई से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और हम इस विषय को बहुत रोचक और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये विषय समझ में आ जाए। तो बच्चों, हम हमारे विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा अपने आसपास नज़रें दौड़ाइए और देखिए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। आपके पास बुक्स है, बैग है, बॉक्स है, घड़ी है, पेन है, पेंसिल है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ज़रा इधर उधर देखिए और बताइए कि आपके साथ कौन कौन बैठे हैं। तो बच्चों, आप शायद कह सकते हैं कि मेरे साथ दादाजी, दादी जी, भाई बहन, बुआ, मम्मी पापा आदि तो हैं। तो बच्चों, आज तो आप इन सबको अच्छे से पहचानते भी हैं, जानते भी लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी। तब वह न तो बोल सकता था और न ही किसी को पहचान सकता था। वह पशुओं के जैसे जीवन जी रहा था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, हमारी भाषा का विकास हुआ, इससे हमने बोलना सीखा और फिर हमने पहचान कायम करनी शुरू की। जब हमने सबको पहचानना सीख लिया तब से ही हम सभ्यता के विकास की ओर आगे बढ़ने लगे। और ये जो हमारी पहचान है, जो हमें संबंधों के, वस्तुओं के, पशु पक्षियों के आदि के नाम से जुड़ी हुई है और उनकी गहराई से हमें परिचित कराती है। और जो परिचित कराती है और इन सब के नाम से नाम को हमें समझाती है बेटा, वही संज्ञा है। तो बच्चों देखिए, आज ज़रा इस पहचान और नाम की गहराई को हम समझते हैं। जैसे तुम सब कहीं एक साथ में बैठे हुए हो और किसी को कोई बुलाने आए तो वो उसको कैसे बुलाया, उसके नाम से ना, उस भीड़ में से उसका नाम लेकर वो बुलाएगा और आपके आसपास बैठा हुआ बच्चा उसी नाम का अनुसरण करते हुए उठकर चला जाएगा। क्या आप सभी उठ कर जाएंगे? नहीं ना। तो इस प्रकार भीड़ में से जिसने जिसका नाम पुकारा वही वहाँ से जाकर अपने कार्य को पूर्णता की ओर ले जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई समूह और भीड़ आपके आसपास बैठी हुई है तो उस भीड़ में से अगर कहा जाए कि कक्षा 6 और कक्षा 7 के विद्यार्थी यहाँ से उठकर अपनी अपनी कक्षा में जाएंगे, तो उस दौरान पूरी कक्षाएं उठकर आपके साथ रवाना नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी ही वहाँ से उठकर अपनी अपनी कक्षा की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पहचानना सीखते हैं, संबंधों को जानना सीखते हैं और नाम की गहराई समझते हैं तो हमें ये सारी बातें उस नाम के साथ समझ में आने लग जाती है कि जिसका जो नाम है वही व्यक्ति वो कार्य करेगा। क्योंकि नाम के साथ ही उस व्यक्ति और उसके कार्य से जुड़ी हुई जो पिक्चर होती है वह हमारे दिमाग में स्थिर होने लग जाती है। वह पिक्चर चाहे पशु पक्षियों की हो या किसी और से संबंधित, हम आराम से उसको पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो ये जो पहचान है ये हम व्याकरण के इस विषय संज्ञा के तहत पढ़ते हैं। तो आज हम उसी संज्ञा की बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे चर्चा की जाए। और उसकी परिभाषा है वो इस प्रकार बनेगी, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण, इन सब का जो नाम है, नाम यानी पहचान है, वो बताने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। वापिस सुने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु जाति आएगी, पक्षी आएंगे, त्योहार आएंगे, धर्म आएंगे और सभी दिनों के नाम भी आते हैं। तो ये जो नाम है यानी किसी का भी कोई भी नाम, चाहे वह धर्म से जुड़ा हुआ हो, दिनों से जुड़ा हुआ हो, महीनों से जुड़ा हुआ हो, पशु पक्षी या मनुष्य से जुड़ा हुआ हो या प्रकृति से, उन सब का जो नाम है, जो पहचान है, वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो आती है हमारे संज्ञा के अंतर्गत। तो अब हम संज्ञा के भेद पर चर्चा करें। तो बच्चों, संज्ञा के सामान्यतः जो भेद है वो 3 माने गए हैं और वो 3 भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम इन भेदों की गहराई से परिभाषाओं के साथ समझने के प्रयास करेंगे। संज्ञा का सबसे पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता क्या है कि डेफिनेशन तो वही रहती है संज्ञा वाली, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाता है, विशेष शब्द इसमें जुड़ जाता है कि इसमें विशेष व्यक्ति होगा, विशेष प्राणी होगा, विशेष वस्तु होगी और विशेष स्थान होगा। जैसे विशेष व्यक्ति में हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो सचिन की छवि आपके जहन में आई। उसी प्रकार अगर विशेष प्राणी मोर का नाम लिया तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की छवि आपके दिमाग में आई। उसी प्रकार अगर विशेष वस्तु जो यहाँ रामायण के बारे में है तो रामायण जो हमारा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है उसका जो चित्र है वो दिमाग में आ जाता है। और आगे जो हमने ताजमहल का चित्र लिया है वह एक विशेष स्थान है, क्योंकि वह अपने नाम से बहुत महत्व रखता है और वो नाम इसके पर्यटन स्थल से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है कि वह सभी चीज़ें जो विशेष परिस्थिति से जुड़ी होती है, जो इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति विशेष या जगह विशेष के नाम से सीधी जुड़ी हुई होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और अब हम इसकी सही रूप में परिभाषा को देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को देखिए। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी। तो ये सभी अपने अपने नाम से अपनी अपनी पहचान रखते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, इंडिविजुअल नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम और पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आदि आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। ये सभी नाम अपने नाम से ही अपने जगह या अपनी वस्तु आदि परिस्थितियों से परिचित करा जाते हैं। यानी इनके नाम के साथ ही इनसे संबंधित जो एक पिक्चर होती है या फिल्म होती है या इनकी छवि होती है वो हमारे जहन में तुरंत उभरने लगती है, क्योंकि इन्हें हम व्यक्तिगत रूप में भी जानते हैं। तो बच्चों, अब हम इसका दूसरा भेद जो जातिवाचक संज्ञा से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। जाति से समूह पता मतलब होता है एक वर्ग विशेष से जो उस जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे बच्चे हैं, पुस्तक है, पशु है, फूल है आदि है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि मुझे फल पसंद है, तो फल एक जातिवाचक हो गया, यानी हर सभी फलों का जो नाम है वो जाति कौन सी है, फल है। और उसमें से सेकंड उदाहरण देखिए कि मुझे केला पसंद है, तो यहाँ मैंने जाति को हटाकर केला शब्द लिखा है। तो केला शब्द आते ही ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा, और केले की जगह अगर फल लिखोगे तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है। अब हम इसका तीसरा रूप भाववाचक संज्ञा के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार है कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष और उसकी दशा के बारे में पता चलता है, साथ में उसके मन के भावों के बारे में पता चलता है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोषों को हमें समझाता है, उनके मन के भावों को हमारे सामने रखता है, वह सभी हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बच्चों वह सभी शब्द आते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम नाप तोल नहीं सकते हैं। जैसे मिठास शब्द है, तो किसी चीज़ में कितनी मिठास है, वो कितना मीठा है वो हम चख कर ही बताएंगे, तभी उसकी मिठास हमारे सामने आएगी। फिर है कड़वाहट, तो कड़वाहट यानी कोई चीज़ कितनी कड़वी है वो हमें उस समय समझ में आएगी जब हम उसको चखेंगे। उसी प्रकार किसी वीरता की बातें हैं तो उस कार्य को समझकर ही उसकी वीरता का आंकलन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार ईमानदारी है, खुशी है, यानी वो व्यक्ति कितना खुश है तो ये उसके भावों को देखकर थोड़ी जान सकते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं। दुख को भी हम नाप तोल नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार बचपन जो हमारे जीवन की सबसे अच्छी अवस्था होती है और चिंता रहित परिस्थितियों से वो बंधी होती है, इस कारण सबसे अच्छा समय बचपन माना गया है। लेकिन बचपन की जो परिस्थितियाँ हैं उसको महसूस बच्चे की हरकतों को देखकर किया जा सकता है।
तो इस प्रकार बचपन भी भाव है जिसे हम महसूस करते हैं, और बुढ़ापा जो कि हमारे जीवन की लास्ट स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसको हम देख कर ही महसूस कर सकते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बच्चों, चौथे नंबर पर माना गया है समूहवाचक संज्ञा। और सामान्यतः देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा हमारे जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद होता है, और इस उपभेद को सामान्य समझने के लिए अलग कर दिया गया है। और वो किस प्रकार है कि एक ग्रुप के बारे में, कि जिन शब्दों से हमें किसी समूह या ग्रुप के बारे में पता चलता है वह समूहवाचक संज्ञा होती है। और ग्रुप से मतलब है एक ऐसा समूह जो अलग अलग पहचान रखता है। जैसे अगर बहुत सारे जानवर एक साथ बैठे हुए हैं तो उन सभी जानवरों को हम झुंड कहकर बताएंगे, और उसके बाद अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं तो वो उनका जो एक साथ बैठने का रूप है वो सभा के रूप में माना जाएगा। और इसी प्रकार जब हमारे सभी सैनिक भाई साथ में रहते हैं तो उनसे जो एक ग्रुप बनता है उस ग्रुप का नाम सेना पड़ जाता है। तो आप इंडिविजुअल इन सभी के बारे में आसानी से समझ सके, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा से अलग करके समूहवाचक संज्ञा के रूप में माना गया है, और ये आपको समझाने के लिए है। बाकी ये एक जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद माना गया है। बच्चों, संज्ञा का सबसे पाँचवें नंबर, सबसे अंतिम और पाँचवें नंबर पर जो भेद माना गया है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद होता है, और इसके अंतर्गत वो सभी शब्द आते हैं जो तरल या ठोस अवस्था में होते हो। जैसे इस डेफिनेशन में क्या है, ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, और वह द्रव्य और तत्व कौन सा होता है, तरल और ठोस होता है। तो जो शब्द तरल और ठोस होते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोहा, सोना, पानी, दूध, घी आदि। अर्थात इसके अंतर्गत वह सभी वस्तुएं आएगी जो ठोस होती है और तरल अवस्था में होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा और लकड़ी, कोयला आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पेट्रोल, पानी, दूध, घी, तेल आदि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप आराम से अलग से समझ सके, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं, और ये संज्ञा का पांचवा भेद है। और वैसे देखा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद माना गया है। तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने संज्ञा के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी ली। आपको ये विषय कैसा लगा, समझना, जानना और इसे दोबारा देखना।